सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल सुगम संस्कृतम में। मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और आज मैं पुनः उपस्थित हूँ लेकर 7वीं कक्षा का संस्कृत व्याकरण का चैप्टर 3 कारकाः उपपद विभक्तयः च। इससे पहले 2 चैप्टर में पहले से ही डाल चुकी हूँ और कई बच्चों ने ये कमेंट किया था कि नेक्स्ट चैप्टर की भी वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं इस चैप्टर की वीडियो बना रही हूँ। और पिछले जो भी ग्रामर के वीडियोस हैं वो शायद आप लोगों ने देख लिए होंगे। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो उनको भी देखें। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस चैप्टर से यानी कारक और विभक्ति से संबंधित कारक और विभक्ति का क्या रिलेशन है, उनका जब हम सेंटेंस बनाते हैं संस्कृत में तो किस तरह से यूज़ करते हैं, इसके ऊपर इसी टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ जो कि बहुत से लोगों ने देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी है लिंक मैं इसमें शेयर कर दूंगी, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिए, क्लिक करके देख सकते हैं। 2 वीडियो है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, 2 पार्ट में है वो वीडियो। वो भी आपको बहुत ही मदद करेंगी ये कारक और विभक्ति का रिलेशन समझने में, कि कारक चिन्ह जो होते हैं वो किस तरह से विभक्ति से रिलेट होते हैं, कैसे उनका रिलेशन क्या है, वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बेसिक है। इसके बिना आपको संस्कृत समझना मुश्किल है। इसके लिए आपको कारक चिन्ह याद करने पड़ेंगे और विभक्ति के लिए आपको जितने भी रूप होते हैं, शब्द रूप, संज्ञा शब्द रूप, वो याद करने पड़ेंगे। रूपों को याद करने के लिए भी मैंने शॉर्ट्स बनाए हुए हैं जिसको देखकर आप किस तरह से हम म्यूजिकल तरीके से एक मनोरंजक रूप से हम याद कर सकते हैं रूप। वो हो सकता है कि आप वो वीडियो भी, वो शॉर्ट्स भी आपके लिए सहायक हो, तो आप उनको भी देखिए। हाँ, और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी अवश्य कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। कारकाः उपपद विभक्तयः च। हाँ, इस पाठ में कारक और विभक्ति के साथ एक नई चीज भी है, उपपद विभक्ति। ठीक है, ये उपपद विभक्ति क्या होती है, ये जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने ये टॉपिक नहीं कवर किया है, तो आप इसमें आपको ये नई चीज मिलेगी जो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज से अलग है। तो हम चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है। वाक्य अनेक शब्दों का समूह है और वे सभी शब्द क्रिया से जुड़े होते हैं। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगी। वाक्य अनेक शब्दों का समूह है, ठीक है, मीन्स जब कोई सेंटेंस बनाते हैं हम तो उसमें कई शब्द होते हैं, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम और अन्य शब्द, ये सब होते हैं। और ये सभी शब्द आपस में जुड़े होते हैं, न कि सिर्फ ओनली क्रिया से, सिर्फ क्रिया से नहीं जुड़े होते, कर्ता कर्म से, क्रिया से, यानी जो भी तत्व यूज किए जाते हैं व्याकरण की दृष्टि से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि, उन सब को ज्वाइंट करने के लिए, उन सब का रिलेशन स्थापित करने के लिए, उनका संबंध स्थापित करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उनको कारक चिन्ह कहते हैं। यहाँ लिखा है क्रिया से संबंधित सभी शब्द कारक कहलाते हैं। सिर्फ क्रिया से संबंधित नहीं, क्रिया का संबंध कर्ता से जोड़ने वाले, क्रिया का कर्ता का संबंध कर्म से जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो कारक चिन्ह कहलाते हैं या कारक कहलाते हैं। कारक 8 होते हैं, विभक्तियां, परंतु विभक्तियां 7 होती हैं। कारक की विभक्तियां एवं उनके चिन्ह निम्न प्रकार से हैं। कारक 8 होते हैं। मूल रूप से संस्कृत में कारक 8 नहीं 6 ही कारक होते हैं, और लेकिन विभक्तियां 7 होती हैं। हम जल्दी से इनको देख लेते हैं। कारक का नाम पहला है हमारा कर्ता कारक, जो कि प्रथमा विभक्ति में आता है और इसका चिन्ह होता है ने। अभी हम सिर्फ कारक चिन्ह समझ लेते हैं, बाद में इनका एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझेंगे। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, चिन्ह है को। करण कारक तृतीय विभक्ति, से और के द्वारा। इसके 2 चिन्ह यूज होते हैं, कहीं से और कहीं पर के द्वारा, दोनों का मीनिंग सेम है। अगर इंग्लिश में हम इसको लिखें तो विद। नेक्स्ट है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, जिसका चिन्ह है के लिए।
यानी कि फॉर। कारक चिन्ह हम ये भी कह सकते हैं कि इंग्लिश में जो हम प्रीपोजिशंस यूज करते हैं अलग से, वही काम यहाँ पे कारक का भी है। नेक्स्ट है अपादान कारक, पंचमी विभक्ति का चिन्ह है और ये इसका भी चिन्ह है से, लेकिन अलग होने के भाव में। मीन्स इंग्लिश में जैसे विद और फ्रॉम का जो डिफरेंस है ना, वही डिफरेंस यहाँ पे। ठीक है, विद होगा तो से के द्वारा और फ्रॉम होगा तो से अलग होने, यानी वहां पे हम पंचमी का प्रयोग करेंगे। से के लिए हम से के द्वारा के लिए हम तृतीया का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है संबंध कारक, का, की, के, रारी, रे, षष्ठी विभक्ति। अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति, मैं, पे, पर। काकी के को हम इंग्लिश में कहें तो ऑफ, मैं पर को हम कहें तो इन, ऑन, अपॉन, एटसेट्रा। संबोधन, हे, भो, अरे। अब है कारकों का प्रयोग। यहां पर हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि कारक का प्रयोग किस तरह से सेंटेंस में होता है। सबसे पहला है कर्ता कारक, बालह खेलती। तो यहाँ पर बालह यानी क्रिया कौन कर रहा है, यहाँ पर क्रिया है खेलती और खेलने की क्रिया कौन कर रहा है, बालक यानी बच्चा। तो बालक यहाँ पे क्या है, हमारा कर्ता। और कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बालह ये रूप जो है वो प्रथमा विभक्ति का है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी संज्ञा शब्दों के रूप याद किए हुए हैं उनको समझ आ गया होगा, और जिन्होंने नहीं किए वो भी याद कर लें, आपको और अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है, पुल्लिंग के जो रूप होते हैं वो प्रथमा विभक्ति और में बनते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। यहाँ पे बालह दिया है, हम बालकः भी लिख सकते हैं, बालकः, बालकौ। बालकौ का अर्थ हो गया दो बालक। और नेक्स्ट है बालकाः यानी बहुवचन, बहुत सारे बालक। बालकः को मैं एक लिख देती हूँ, बालकौ को दो लिख देती हूँ, और बालकाः मीन्स तीन या उससे अधिक, बहुवचन। तो ये है हमारी प्रथमा विभक्ति के रूप, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो इसलिए बालह, क्योंकि एक बच्चा है इसलिए यहाँ पर बालकः या बालह शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए कर्म कारक, जनकः बालम कथयति। जनकः माने पिता, बालकः माने बच्चे को या बालक को, कथयति माने कहता है। तो यहाँ पर कथयति यानी क्रिया, क्रिया जो है कहना, वो कौन कर रहा है कहने का काम, पिता। तो पिता में यहाँ पे कौन सी विभक्ति लगी है, प्रथमा, इसके रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन किससे कह रहा है, बच्चे को कह रहा है ना, बच्चे से। तो यहां पर बालम। अब देखिए यहाँ पे बालकः का जो द्वितीय का रूप बनेगा, द्वितीय विभक्ति का, वो बनता है बालकम। तो यहां पर बालम, तो हमेशा कर्म में यहाँ पर बालम जो बाल शब्द है, वो बालक जो शब्द है वो कर्म है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे देखिए तृतीय विभक्ति यानी करण कारक, बालेन गृहस्य शोभाव अस्ति, यानी बालक से घर की शोभा है। शोभा मीन्स ब्यूटी, सुंदरता। सो बालेन यहां पर किसका प्रयोग हुआ है, तृतीय विभक्ति का। अब यहां पर इतनी जगह नहीं है कि मैं सारी विभक्तियां लिखूं, बालेन या बालकेन, तृतीय में रूप बनता है बालकेन, इसलिए यहाँ पे लगा है बालेन, यानी बच्चे से, करण कारक, बच्चे से चिन्ह आ गया ना, से या के द्वारा घर की शोभा होती है। हमारा अगला कारक है संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह है के लिए। यहाँ पर पिता बालाय पुस्तकम यच्छति, पिता बालक को पुस्तक देता है। ठीक है, यहाँ पर बालाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहां पर भी कोई चीज दी जाती है किसी को, वहां पर हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे चिन्ह लगा है को, इसलिए चतुर्थी के दो चिन्ह होते हैं, के लिए भी होता है और को भी होता है। कारक चिन्ह में इन्होंने सिर्फ के लिए ही दिया हुआ है, यहाँ पर हम को भी लिख सकते हैं। जिसको भी कोई चीज दी जाती है उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर बच्चे को चीज दी जा रही है, इसलिए बच्चे में बाल में बालाय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है माता बालात पठति,
माता बच्चे से पढ़ती है। यहां पर बच्चे से पढ़ती है तो बच्चे के द्वारा ही पढ़ रही है ना, बच्चे से अलग तो नहीं है। मुझे लगता है इसमें शायद कुछ मिस्टेक है। हाँ, मैं आपको यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देती हूँ। वृक्षात पत्रम पतति। वृक्षात यानी कि पेड़ से, वृक्षात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, वृक्ष मतलब पेड़, पत्रम मीन्स पत्ता, पतति माने गिरता है। पेड़ से, अब देखिए पेड़ से पत्ता गिर रहा है ना नीचे, इसका मतलब पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। इंग्लिश में भी हम इसको कहेंगे फ्रॉम द ट्री, यानी कि पेड़ से अलग हो रहा है पत्ता, तो इसलिए वृक्षात शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पेड़ से पत्ता गिरता है, ये यहां पर अलग हो रहा है। नेक्स्ट, बालस्य एतत् पुस्तकमस्ति। बालस्य ये षष्ठी विभक्ति का रूप है। बालस्य, बालस्य मीन्स हो गया बालक की, यह माने यह, एतत् पुस्तक माने पुस्तकम, अस्ति माने है, बालक की यह पुस्तक है। तो यहाँ पर पुस्तक का रिलेशन बताया जा रहा है, किससे संबंध जोड़ा जा रहा है, बच्चे से, इसलिए इसका नाम है संबंध कारक और चिन्ह है का, की, के या रारी रे। आगे बढ़ते हैं। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक चिन्ह है हमारा मैं पे पर। सर्वे बाले स्निह्यन्ति, यानी सर्वे अर्थात सभी, सब लोग, बाले माने बालक पर या बच्चों पर, बच्चे पर, एक बच्चा है तो बच्चे पर स्नेह करते हैं। स्निह्यन्ति माने स्नेह करते हैं, सभी बच्चे पर या बच्चे को स्नेह करते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह होने की वजह से बाले ये सप्तमी विभक्ति का रूप है। और नेक्स्ट है हे बाल अधुना पठ, यहाँ पर बच्चे को संबोधित किया जा रहा है, संबोधन कारक है, इसलिए हे बाल यानी हे बच्चे, हे बालक अब पढ़ो। अधुना माने अब, पठ मत मीन्स पढ़ो। तो ये हो गई हमारी कारक चिन्हों को समझाने के लिए उदाहरण या एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। अब हमारी यहां से शुरू होती है उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति क्या होती है? जहां पर विभक्ति का प्रयोग कारक चिन्हों के अनुसार न होकर किसी विशेष पद के अनुसार होता है। अब देखिए, जैसे हमने यहां पे देखा है क्या, माता बालात पठती या वृक्षात पत्रम पतति, यहां पर पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो पेड़ से अलग हो रहा है, तो इस कारक चिन्ह की वजह से पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कारक के अकॉर्डिंग। लेकिन जो उपपद विभक्तियां होती हैं उसमें क्या है, उसमें कारक चिन्ह पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, कुछ न कुछ अलग से रूल होता है, या तो क्रिया से संबंधित या कर्म से संबंधित, उसके अकॉर्डिंग हम विभक्तियों का प्रयोग करते हैं, उन्हें कहते हैं हम उपपद विभक्ति। यहाँ पे भी वही लिखा है, जहां पर हम विभक्ति का प्रयोग कारक चिन्हों के अनुसार न करके किसी विशेष पद के अनुसार करते उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। हम जब एग्जाम्पल आएंगे तो आपको और क्लियर समझ आएगा। और इनका प्रयोग द्वितीया से सप्तमी तक होता है, यानी प्रथमा तो सेम होती है जो हमने ऊपर के एग्जाम्पल में पढ़ा कि जहां पर भी कर्ता होता है तो कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ द्वितीया से हम इस रूल को देखेंगे, यानी उपपद विभक्तियों को हम द्वितीया विभक्ति से ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कर्ता कारक, क्योंकि पहला कारक करता है इसलिए उन्होंने फिर से एग्जाम्पल में समझाया है। बालह प्रातः उत्तिष्ठति, यानी बच्चा सुबह उठता है, बालह में प्रथमा है। बालह देवम नमति, यहाँ पर भी प्रथमा है। बच्चा भगवान को नमस्कार करता है। बालाह विद्यालयम गच्छन्ति, यहाँ पे बालाह जो है ये भी एक प्रथमा विभक्ति ही है लेकिन बहुवचन है, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। और बालौ तत्र खेलतः, यहाँ पर दो बच्चे, यानी ये द्विवचन का प्रयोग है, दो बच्चे वहां खेल रहे हैं। तो ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पर एक सर्वनाम तालिका दी हुई है। जो सर्वनाम शब्द होते हैं, सर्वनाम अर्थात जो संज्ञा शब्द की जगह प्रयोग करते हैं, जैसे इंग्लिश में होते हैं ना, ही, शी, इट, दे,
आई, मी, यू एटसेट्रा, तो वही यहां पर है। सह मीन्स ही, जब हम किसी बॉय के लिए वह का प्रयोग करेंगे तो ही। संस्कृत में सह, और सा मीन्स शी। हिंदी में दोनों का मीनिंग सेम है, वह, ठीक है, बस पुल्लिंग स्त्रीलिंग का डिफरेंस है। तत्, तत् आता है हमारा नपुंसकलिंग के लिए, मीन्स दैट। नेक्स्ट है एषः, एषः माने यह या दिस, किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एषा मीन्स स्त्रीलिंग, मीन्स इसका भी है सेम दिस, लेकिन ये स्त्रीलिंग है और ये एषः पुल्लिंग है। पू लिख देती हूं मैं यहाँ पे शॉर्ट में, इधर स्त्रीलिंग। एतत्, ये नपुंसकलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है अयम, अयम माने यह, यानी बॉय, पुल्लिंग का रूप है ये भी पुल्लिंग है। यहाँ पे स्त्रीलिंग का इन्होंने नहीं दिया, स्त्रीलिंग में इयम होता है, इयम। असौ, असौ मीन्स दो, द्विवचन, मीन्स मीनिंग वही है, ये दोनों। यह मीन्स जो, पुल्लिंग। या मीन्स भी जो, स्त्रीलिंग। यत मीन्स नपुंसकलिंग। सर्वः माने सभी, एक वचन, पुल्लिंग। सर्वा मीन्स स्त्रीलिंग एक वचन, सर्वम मीन्स नपुंसकलिंग एक वचन। सर्व का मतलब सभी। कह मीन्स पुल्लिंग का, कौन या हु। का मीन्स भी कौन, स्त्रीलिंग, और किम मीन्स भी कौन या क्या, नपुंसकलिंग। अब देखिए ये जो सारे सर्वनाम शब्द हैं, इनके साथ हम हमेशा पठति का प्रयोग करते हैं। जो क्रिया है वो पठति लगेगी, क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन की ही प्रयोग होगी। अब आते हम द्विवचन में। द्विवचन में सह का द्विवचन होता है तौ, सा का होता है ते, तत् का होता है एते, यानी ये सारे के सारे दो वचन के रूप हैं, ठीक है। जो यहाँ लिखे हैं इन्हीं के द्विवचन रूप हैं, और द्विवचन के लिए हम द्विवचन की ही क्रिया प्रयोग करते हैं। पठतः, एक वचन के साथ पठति, द्विवचन के साथ पठतः। ये जो आपको नई चीज दिखी है, पठति, पठतः, इधर पठन्ति, ये क्या है? ये हमारी धातुएं हैं जिनको हम संस्कृत में क्रिया कहते हैं, सॉरी क्रिया है जिनको हम संस्कृत में धातु कहते हैं, ठीक है। ये क्रियाओं के रूप हैं। संस्कृत में क्रियाओं के भी रूप होते हैं और सब शब्दों के या संज्ञा शब्दों के भी रूप होते हैं। तो आपको एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द रूप और एक क्रिया शब्द रूप या धातु रूप याद करना कंपलसरी है सेंटेंस बनाने के लिए, संस्कृत की बेसिक नॉलेज के लिए। जिन लोगों को पता है उनको समझ आ रहा होगा, जिनको नहीं पता वो भी रूप याद कर लेंगे। पठ धातु के रूप पठति, पठतः, पठन्ति, ये टोटल 9 होते हैं। ये देखिए आ गए मध्यम पुरुष, ऊपर जो थे वो प्रथम पुरुष के थे, ये है मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष में कर्ता होता है हमारा सर्वनाम का त्वम, और त्वम के साथ जो रूप यूज होता है वो है पठसी, ठीक है। नेक्स्ट है त्वम क्या मीन्स तुम या यू। युवा मीन्स तुम दोनों या तुम दो, मीन्स बोथ ऑफ यू इंग्लिश में, और इसके साथ हम क्रिया यूज करते हैं पठथः। फिर है यूयम मीन्स तुम सब या यू ऑल, यानी बहुवचन, और इसके लिए हम क्रिया यूज करेंगे पठथ, ठीक है। तो प्रथम जो सर्वनाम है उनके 3 पुरुष होते हैं। इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगी सिर्फ पुरुष पे आधारित। क्रिया शब्द, क्रियाओं के जो रूप हैं वो उनके भी 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं। पहला है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में आता है हमारा, अच्छा जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा है ना, पर्सन, इंग्लिश में हम पुरुष को पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वही है सेम,
हिंदी में और इंग्लिश संस्कृत में हम इसको पुरुष कहते हैं। अब फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं हमारे, हम फर्स्ट पर्सन में आई मानते हैं ना, आई वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही शी इट दे एटसेट्रा। तो यही चीज है ये, ठीक है। प्रथम पुरुष में हम संस्कृत में क्या लेते हैं, वह, यानी इंग्लिश में लिखें तो ही शी हमारी जो है वो फर्स्ट पर्सन में आती है, ठीक है। और सेकंड पर्सन में यू आता है, यहां पर भी यू ही आता है। मध्यम पुरुष मीन्स सेकंड पर्सन, इसमें भी यू ही होता है, ठीक है। और उत्तम पुरुष मीन्स थर्ड पर्सन, और ये हमारा होता है अहम यानी मैं। संस्कृत में इंग्लिश का उल्टा कर दीजिए, इंग्लिश में मैं या आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है और संस्कृत में हमारा ये थर्ड पर्सन है, ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक है। अगर ऐसे याद रखेंगे इंग्लिश से रिलेट करके तो याद रहेगा। जो मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन है वो सेम ही है, त्वम, ठीक है। बस यहाँ पर क्रिया के लिए अलग रूप यूज होता है, प्रयोग होता है। पठसी, पठथ, पठथ, और अहम के साथ, उत्तम पुरुष के साथ पठामी, एक है तो पठामी, दो द्विवचन है तो पठावा, बहुवचन है तो पठामह। इनका मीनिंग देख लीजिए। अगर हमें बनाना है वह पढ़ता है तो सह पठती, वे दोनों पढ़ते हैं तौ पठतः, वे सब पढ़ते हैं ते पठन्ति। अब अगर हमें लिखना है तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो युवाम पठथ, तुम सब पढ़ते हो यूयम पठथ। मैं पढ़ता हूं अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठावह, हम सब पढ़ते हैं वयम पठामह, ठीक है। जिस तरह से 9 सर्वनाम होते हैं उसी तरह से 9 क्रियाओं के रूप होते हैं। हाँ, अब ये तो हो गए हमारे सर्वनाम शब्द। अब आप कहेंगे अगर सर्वनाम नहीं हो, कोई संज्ञा हो तो किस पुरुष में आएगा? तो कोई भी संज्ञा शब्द हो, किसी का भी नाम हो, कोई भी नाम, ठीक है, जैसे कि राम, श्याम या सीता, गीता, कोई भी नाम, सीता पढ़ती है तो वो भी प्रथम पुरुष में ही आएगा। यानी जितने भी नाम हैं सारे के सारे संज्ञा शब्द जो है वो सभी के सभी प्रथम पुरुष में ही काउंट किए जाते हैं। अगर हम कहें सीता पढ़ती है तो सीता पठती, ठीक है। राम पढ़ता है तो रामः पठति, ठीक है। 2 लड़के पढ़ते हैं तो 2 लड़कों को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? बालकौ, बालकौ पठतः। और लड़के पढ़ते हैं या सारे लड़के पढ़ते हैं तो बालकाः और पठन्ति, बहुवचन, ठीक है। जितने भी नाम है वो सब प्रथम पुरुष में ही काउंट किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस प्रकार पुरुष एवं वचन के अनुसार कर्ता 9 होते हैं और क्रियाएं भी 9 होती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इन्होंने फिर से एग्जाम्पल दिया उदाहरण के साथ। प्रथम पुरुष में सह सिंहम पश्यति, वह शेर को देखता है, तो सह प्रथम पुरुष है, पश्यति प्रथम पुरुष। नेक्स्ट है तौ सिंहम मारयतः, वे 2 शेर को मारते हैं, यानी वे दोनों शेर को मारते हैं, तो तौ यहाँ पे मारयतः, क्रिया चेंज हो गई है, ठीक है। ऊपर हमने पठ का रूप देखा था, यहाँ पे पश्य, पश्य माने देखना, एक वचन में पश्यति, मारयतः पठतः के जैसा, मारयतः, ते उपहसन्ति, वे सब हंसते हैं, बहुवचन, ते बहुवचन तो हसन्ति भी बहुवचन। संस्कृत का रूल है कि संस्कृत में कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष का होता है, क्रिया भी हमें उसी पुरुष और उसी वचन की प्रयोग करनी है। बस ये रूल आपको ध्यान रखना। अगला देखते हैं मध्यम पुरुष। त्वम किम करोषि, त्वम यानी मध्यम पुरुष है तो करोषि। युवाम, तुम दोनों क्या कर रहे हो? पुरुथः, युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन, पुरुथः मध्यम पुरुष द्विवचन। यूयम यानी तुम सब, किम कुरुथ, तुम सब क्या कर रहे हो? यूयम यानी ये बहुवचन आ गया, मध्यम पुरुष बहुवचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन। नेक्स्ट है उत्तम पुरुष में अहम पठामी, मैं पढ़ रहा हूं, आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ रहे हैं, वयम पठामा, हम सब पढ़ रहे हैं। कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का, क्रिया भी उसी वचन और उसी पुरुष की
प्रयोग की जाती है। अच्छा, और एक चीज बता दूं कि मैंने बोला यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, यहाँ लिखा है पढ़ता हूँ। ठीक है, संस्कृत में ऐसा कोई रूल नहीं है, सिर्फ हमें वर्तमान काल देखना है, क्योंकि वर्तमान काल है, चाहे हम पढ़ता हूँ बोले या पढ़ रहा हूँ बोले, मीनिंग दोनों का सेम ही होता है। आगे बढ़ते हैं। विविधा कर्तारः, बहुत सारे कर्ता होते हैं, वो क्या है ये देखिए, सह च त्वम च अहम च पठामा। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक ही वाक्य में 3 कर्ता प्रयोग हुए हैं, यानी वह और तुम और मैं पढ़ रहे हैं। वह तुम और मैं पढ़ रहे हैं, ये सेंटेंस है हमारा। तो हम क्रिया का प्रयोग कैसे करेंगे? अब इसमें तो तीनों ही आ गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो कौन सी क्रिया का प्रयोग करेंगे? तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, सह प्रथम पुरुष की क्रिया है, तो हम मध्यम पुरुष है, अहम उत्तम पुरुष है, और हमने लास्ट में क्या यूज किया है, पठामह, यानी कि उत्तम पुरुष। अर्थात अंत में, यानी सबसे लास्ट में जो कर्ता, जिस पुरुष का या जिस पुरुष का कर्ता प्रयोग हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन अहम जो है एक वचन है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लोग ज्यादा हो गए ना, तो बहुवचन हो गए, इसलिए हम पठामह यानी बहुवचन का प्रयोग करेंगे, उत्तम पुरुष बहुवचन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, त्वम च अहम च पठावह। अब यहाँ पे त्वम और अहम यानी तुम और मैं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल लोग कितने हैं, 2, त्वम और अहम। ठीक है, तो यानी द्विवचन का प्रयोग करना है, लेकिन करना किसके अकॉर्डिंग है, अहम, क्योंकि अहम लास्ट में आया है, अहम के अकॉर्डिंग। तो उत्तम पुरुष का द्विवचन का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स च अहम च गच्छावह, यहाँ पर भी देखिए, स माने वह, अहम माने मैं, यानी वह और मैं जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी लास्ट में अहम का प्रयोग हुआ है, और टोटल कितने लोग हैं, स माने वह, अहम माने मैं, यानी 2 लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी द्विवचन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है सह च त्वम च गृहं गच्छथः। अब देखिए यहाँ पे सह प्रथम पुरुष, त्वम उत्तम पुरुष, सॉरी मध्यम पुरुष, लेकिन अंत में इसमें अहम नहीं है, यहाँ पर 2 ही लोग हैं, द्विवचन है, लेकिन त्वम के, यानी त्वम बाद में आया है, तो त्वम के अकॉर्डिंग क्रिया का प्रयोग हुआ है, गच्छथः द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन। आगे बढ़ते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वाक्य में यदि उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, तब क्रिया भी उत्तम पुरुष की होगी, यानी अंत में जो भी पुरुष होगा, जिस पुरुष का कर्ता होगा, वही उसी पुरुष की हम क्रिया वचन के अनुसार प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, च अव्ययेन युक्तः कर्ता, च अव्यय से युक्त कर्ता। च जो है वो एक अव्यय है, अव्यय मीन्स जो कभी चेंज नहीं होता, जो कभी भी बदलता नहीं है, उसको हम कहते हैं अव्यय। आ माने नहीं, व्यय माने खर्च होना, जो कभी खर्च नहीं होता, जिसका रूप कभी नहीं बदलता। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कभी चेंज नहीं होते, जिनके रूप नहीं होते, वो हमेशा ऐसे ही लिखे जाते हैं, उनमें से एक है च। उसी तरह से है तत्र, तत्र माने वहां, च माने और, कुत्र माने कहां, अत्र माने यहां, सर्वत्र माने सब जगह, परितः चारों ओर, उभयतः दोनों ओर, इव समान, एव ही, अपि भी। ये जो शब्द है ना, इनके कभी भी कोई रूप नहीं होते, इनको हम अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पे हम च अव्यय से युक्त कर्ता देख रहे हैं। रामः श्यामः च पठतः, राम और श्याम पढ़ रहे हैं, तो राम और श्याम 2 हो गए ना, तो द्विवचन का रूप पठतः। अच्छा, और एक चीज, संस्कृत में हमेशा जो च का प्रयोग यानी और शब्द का प्रयोग होता है, वो लास्ट में होता है। हिंदी में हम इसको कहेंगे तो कहेंगे राम और श्याम पढ़ रहे हैं, लेकिन संस्कृत में और को हम दोनों के नाम लेने के बाद लास्ट में लगाते हैं। तो रामः श्यामः च पठतः। आगे देखिए, रामः च लक्ष्मणः च वनम अगच्छताम। ठीक है, राम और लक्ष्मण वन गए। अगच्छताम ये भूतकाल का रूप है। इसके लिए हाँ, जो क्रियाएं होती है ना, उनके भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल में जो रूप है वो अलग अलग होते हैं। इसके बाद अलावा और होते हैं, 5 होते हैं टोटल। ये लकार बोलते हैं इसको, 5 होती हैं बेसिक, वैसे तो 10 होती हैं, लेकिन अभी बेसिक जो है वो 5 होती हैं।
वो आपको सबको जानना जरूरी है। तो ये जो पठता था वो वर्तमान काल है, गच्छताम जो है वो भूतकाल का रूप है। नेक्स्ट है सीता च लता च नमतः। यहाँ पे सीता और लता नमतः माने झुक रही हैं, मीन्स नमस्कार कर रही हैं। यहाँ पे भी दो है तो नमतः द्विवचन का प्रयोग हुआ है। रमा च गीता च वदतः, रमा और गीता दो हैं तो वदतः। रामः च लक्ष्मणः च भरतः च गच्छन्ति, अब यहाँ पर तीन है, राम लक्ष्मण और भरत जा रहे हैं तो गच्छन्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। उसी तरह लता च रमा च सुधा च पठन्ति, लता और रमा और सुधा पढ़ रही हैं, ठीक है, तो पठन्ति बहुवचन, क्योंकि तीन लड़कियां हो गई ना, दो से ज्यादा बहुवचन। ऊपर लिखे पहले चार उदाहरण प्रथम पुरुष एक वचन में है और यहाँ राम और श्याम दो कर्ता है, कर्ता दो होने के कारण द्विवचन का प्रयोग है। और राम लक्ष्मण और भरत जाते हैं, इस वाक्य में तीन कर्ता है और तीन कर्ता होने की वजह से बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट है हमारा विशेषण विशेष्य संबंध। विशेषण विशेष्य संबंध क्या है? विशेषण तो आपको पता ही है, कर्ता और क्रिया, कर्ता तथा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो एडजेक्टिव, ठीक है। और विशेष मीन्स नाउन या प्रोनाउन, जिसकी भी विशेषता बताई जा रही है उसको विशेष्य कहते हैं। यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य, और जो उसकी विशेषता होती है उस विशेषता को विशेषण कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, सह सुंदरः बालकः अस्ति। अब देखिए बालकः, क्योंकि एक बालक है तो सुंदरः, सुंदर में भी हमने एक वचन का प्रयोग किया है, ठीक है। सुंदरः बालकः, सुंदर विशेषण है, बालक विशेष्य है, ठीक है। बालक संज्ञा है जिसकी विशेषता बताई जा रही है कि बालक सुंदर है, तो सुंदर उसकी विशेषता है यानी एडजेक्टिव है, और बालक जो है वो विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो दोनों में हम सेम विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बालक एक वचन, सुंदर एक वचन। नेक्स्ट देखिए, ते बलवंतः बालकाः सन्ति। अब यहाँ पर बालकाः बहुवचन हो गया, तो यहाँ वही बलवंतः यानी ये भी बहुवचन हो गया। विशेषण बहुवचन तो विशेष भी बहुवचन। नेक्स्ट है ते गुणवत्यौ महिलेस्तः, महिले द्विवचन तो गुणवत्यौ द्विवचन। मधुरम फलम, फलम एक वचन, मधुरम एक वचन, ये नपुंसक लिंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है तौ गुणवंतौ बालकौ, गुणवंतौ बालकौ, बालकौ द्विवचन, गुणवंतौ द्विवचन। नेक्स्ट इयम रूपवती कन्या, तो कन्या एक वचन, रूपवती एक वचन। ताः गुणवत्यः बाल कन्याः, कन्याः बहुवचन, गुणवत्यः बहुवचन। पीतानि पत्राणि पतन्ति, पीतानि पत्राणि दोनों में सेम विभक्ति है, पत्राणि बहुवचन, पीतानि बहुवचन। अब आपको दिख रहा होगा कि स्पेलिंग अलग अलग, यहाँ पे नी है, यहाँ पे डी है। तो ये होता है जब कभी भी लास्ट में म या म्र या त्र यानी संयुक्त व्यंजन होता है, तो उसके बाद जो नी होती है वो ड़ में बदल जाती है, डी हो जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपको डी दिख रहा है। पीतानी में सिर्फ एक ही व्यंजन है ता, और यहाँ पर दो है, पत्र र आ गया ना साथ में, तो इसलिए यहाँ पर पत्राणी हो गया। र के बाद, म के बाद और भी इस तरह के शब्द हैं, उनके बाद हमेशा ड़ा हो जाता है। तो ये हमारे हो गए प्रथमा विभक्ति से संबंधित सारी चीजें, सारे पॉइंट। इसके बाद है हमारा कर्मकारक द्वितीया विभक्ति। तो आज के लिए मुझे लगता है मैं इतना ही रखती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 34 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ पर हमने प्रथमा विभक्ति से संबंधित बहुत सारी चीजें देखी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी जिसमें मैं कर्म कारक से लेकर बाकी जितने भी कारक हैं सप्तमी विभक्ति तक, संबोधन कारक, संबोधन नहीं होता, संबंध कारक तक, अधिकरण कारक तक सारे कारक जो है वो कवर करूंगी। तब तक आप इस वीडियो को यहाँ पर देखिए और इसको ही समझिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं आपके साथ
अगले हाफ चैप्टर के साथ, कर्म से लेकर बाकी की विभक्तियों के साथ। और तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ, और जो 2 वीडियो जो है मेरी कारक और विभक्ति से संबंधित, उनको अवश्य देखिए, वो आपको इससे भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छी तरह से लिख कर और उसको शब्दों को, विभक्तियों को हाईलाइट करके अच्छी तरह से समझाया है, तो वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी इन कारक और विभक्ति के संबंध को समझने के लिए। हाँ जी, और जो भी नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और जो अंत तक जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए। हाँ, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, जिससे कि आप संस्कृत को, अपने देश की जो भाषा है, हमारी मूल भाषा, जो प्रथम भाषा है इस सृष्टि की, इस दुनिया की, उसको लोगों तक पहुंचाने में, उनको समझने में हेल्प कर सके। सो कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। और जिनके भी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तैयारी करिए। आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। हाँ जी, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी दूसरे पार्ट के, मीन्स इसी पार्ट के दूसरे पार्ट के साथ, दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।